भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले उन्हें जन्म दिवस की बधाई दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ चर्चा शुरू हुई पीएम के सबसे बड़े सपने की। वो सपना जो प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 से ही देखना शुरू कर दिया था, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना। तो क्या 2047 तक भारत विकसित देश बन सकता है, या ये सपना दूर की कौड़ी है? और वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए भारत को क्या क्या करना होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इस साल लाल किले से 11वीं बार तिरंगा फहराया, जिसके बाद उन्होंने भारत के एक विकसित देश की तरफ अग्रसर होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा। विकास और विकसित देश बनने की बातें तो पिछले कई वर्षों से हो रही हैं, लेकिन असल में विकसित देश होता कैसा है? और अगर भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का ख्वाब देख रहा है, तो उसे कैसे बनना होगा? इसे विस्तार से समझने की आवश्यकता है। भारत के लोग यूरोपीय देशों और अमेरिका को विकसित देश मानते हैं। हम यूरोपीय देशों की ही नहीं, सीधे सीधे अमेरिका की ही बात करेंगे और जानेंगे उनके पास ऐसा क्या है जो भारत के पास नहीं है। एक भारत जैसे विकासशील देश को विकसित होने की राह में कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं? विकसित देश की परिभाषा क्या है? एक विकसित देश वो होता है जहां जीवन स्तर ऊंचा होता है, तकनीकी ढांचा एडवांस्ड होता है और अर्थव्यवस्था स्थिर होती है। इस प्रकार के देशों में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा होती है और उनके इंडस्ट्रियल विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। यहां रहने वाले नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के मामलों में संपन्न होते हैं। इसके साथ ही तकनीकी प्रगति और इनोवेशन के लिए भी माहौल काफी फेवरेबल होता है। राजनीतिक स्थिरता और सशक्त शासन के कारण यहां की गरीबी दर और बेरोजगारी दर भी काफी कम होती है, जिससे जीवन स्तर बेहतर होता है और अर्थव्यवस्था का सतत विकास संभव हो पाता है। विकसित और विकासशील देशों में अंतर क्या है? विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रमुख अंतर होते हैं। आय की बात करें तो विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और धन का वितरण समान होता है। इसके विपरीत विकासशील देशों में आय का स्तर कम होता है और आय असमानता अधिक होती है। फिलहाल भारत में यह स्थिति नहीं है, बल्कि यहां उल्टी दिशा में गंगा बह रही है। टाइम मैगजीन की मार्च 2024 की एक रिपोर्ट बताती है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में जिक्र है कि भारतीय अरबपतियों के वर्तमान स्वर्णिम युग ने भारत में आय असमानता को आसमान के ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया है, जो फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक मानी जा रही है। यानी इसे आसान भाषा में समझें तो यहां अमीरी और गरीबी के बीच बड़ी खाई नजर आती है। भारत में आय असमानता अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से कहीं ज्यादा है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है। औद्योगिकीकरण के मामले में विकसित देशों में उन्नत तकनीकों के साथ औद्योगिक आधार पहले से ही स्थापित होते हैं, जबकि विकासशील देश अभी भी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में होते हैं और कृषि पर निर्भरता बनी रहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा अंतर होता है। विकसित देशों में जहां साक्षरता दर और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर काफी ऊंचा होता है, वहीं विकासशील देश इन क्षेत्रों में सुधार की ओर अग्रसर रहते हैं, जैसा कि भारत में है। लेकिन अगर भारत विकसित होता है तो भारत कैसा होगा? अगर भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाता है तो देश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आर्थिक प्रगति के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी बड़ा उछाल देखा जाएगा, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत बड़ी तकनीकी क्षमताओं का देश बनेगा, जिससे इनोवेशन के नए रास्ते खुलेंगे। इस क्षेत्र में भारत काफी तेजी से पिछले एक दशक में आगे बढ़ा है। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म भारत की तरफ देख रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी होगी। एक स्वस्थ और अधिक शिक्षित वर्कफोर्स होगी। साथ ही बुनियादी ढांचे का भी व्यापक विकास होगा, जिससे देश में परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल सेवाएं वर्ल्ड क्लास की दिखेंगी। गरीबी और बेरोजगारी में भी कमी आएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और समाज में स्थिरता आएगी। इन सब के साथ वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के डिपार्टमेंट में काम करना। मेक इन इंडिया की समीक्षा के बाद
विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नीतियां जो कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखती है। मेडटेक इनोवेशन को प्रोत्साहन देकर आयात पर निर्भरता कम करना। इसके अलावा रोजगार सृजन, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई जो युवाओं की क्षमता, निर्माण, नौकरी सृजन और औपचारीकरण पर केंद्रित है। ये जो जनसांख्यिकी लाभांश है जिसे आय का समान वितरण कहते हैं, इसको समृद्ध करने में एक मजबूत माध्यम बनेगी। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि डिफेंस, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में स्वदेशी हथियार प्रणालियों का उपयोग जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दृढ़ जवाब दे सका। 2025 तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च और न्यूक्लियर सेक्टर को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलना। या इसके अलावा रक्षा व्यय यानी कि डिफेंस में जो खर्चा होता है उसमें इजाफा, जीडीपी का 3% रक्षा पर खर्च बढ़ाना और गैर लैप्सेबल फंड स्थापित करना जो स्वदेशी क्षमताओं को और मजबूत करेगा। इसके अलावा मिशन सुदर्शन चक्र जो रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजना है जो भारत को तकनीकी संप्रभुता प्रदान करेगी। साथ ही साथ शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम करना, शिक्षा को मुक्ति का माध्यम बनाना जो विकसित भारत के सपने को ऊर्जा दे रही है, ईंधन दे रही है। आईआईटी काउंसिल ने 25 साल का रोड मैप तैयार किया है जिसमें समावेशी अनुसंधान केंद्रित आईआईटी शामिल है जो 2047 तक वैज्ञानिक प्रगति का नेतृत्व करेंगे। आईआईटी ने 6000 प्लस स्टार्टअप्स, 56 यूनिकॉर्न और 5000 पेटेंट्स डेवलप किए हैं। इसके साथ ही युवा भागीदारी को बढ़ाना, विकसित भारत 2047 में वॉइस ऑफ यूथ अभियान लॉन्च किया गया जिसमें माई गॉव पोर्टल के माध्यम से युवा विचार साझा कर सकते हैं। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के जरिए नीति पर चर्चा करना, नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा स्किल और स्वास्थ्य पर काम करना, स्किल सेंटर और स्वास्थ्य वेलनेस सेंटर स्थापित करना ताकि जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग हो सके। इसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, किसान को सशक्त करेगा, ग्रामीण जीवन में सुधार लाएगा जिससे कि विकसित भारत की ओर बढ़ा जा सके। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन जिसमें करोड़ों घरेलू शौचालयों का निर्माण जो स्वच्छता और गरिमा को सुनिश्चित करता है। और साथ ही साथ सामाजिक कल्याण, आयुष्मान भारत PMJY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो करोड़ों लोगों को कवर करती है और स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त में मुहैया कराती है। इन सब से भारत बहुत तेजी से 2047 की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है तकनीक और बुनियादी ढांचा का विकास जिसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया गया जो महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण के लिए लाया गया। साथ ही साथ नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन लाया गया जो घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को 2032 तक 85 मिलियन टन तक तिगुना करेगा। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल इंडिया की बात, विकसित भारत की यात्रा को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ने की कोशिश, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना। ये वो कदम है जो भारत सरकार मौजूदा दौर में लेकर चल रही है जिससे कि भारत में कोशिश है कि सालाना 8 से 10% विकास दर यानी कि जीडीपी को हासिल किया जा सके जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वय नीतियां भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर इसकी रूपरेखा पेश की जो आत्मनिर्भरता को विकसित भारत की नींव बताती है और नागरिकों से अपील करती है कि वो स्वदेशी उत्पाद खरीदें और भारत के विकास में योगदान दें। यानी कि साफ है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनना तो चाहता है लेकिन रास्ते में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो अभी हमारी तरफ देख रही है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में असमानता जिसे जल्द दूर करना होगा अगर हमें 2047 तक एक विकसित देश बनना है क्योंकि 2047 बहुत दूर नहीं है, महज 22 सालों का फासला है जो बहुत जल्द नजदीक आता नजर आता है। बात साफे में फिलहाल इतना ही। चलिए अब चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इसी मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ विस्तार से चर्चा। तो आपने देखा बात साफ है में विकसित भारत 2047
एक एजेंडा जो सरकार लेकर चल रही है, एक नीति जो सरकार इस वक्त फॉलो कर रही है, जिसमें 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि विकसित देश का क्राइटेरिया क्या होता है और 2047 का विजन क्या है। हमने अभी तक आपको बताया कि सरकार क्या क्या चीज फॉलो कर रही है, देश फिलहाल कहां स्टैंड करता है, सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, लेकिन अब एक डेवलप्ड नेशन की परिभाषा क्या हो सकती है और भारत क्या उन लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। न्यूज रूम में इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उन लक्ष्यों को हासिल करने में चुनौतियां क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पलक हमारी सहयोगी, नैना हमारे सहयोगी और आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबके साथ चर्चा करते हैं। आप सभी का स्वागत है, दर्शकों का भी स्वागत करेंगे। आशीष, आपसे समझना चाहेंगे चैलेंजेस और विजन दोनों में कितना बड़ा फर्क है आज हमारे रास्ते में? देखिए, जाहिर तौर पर फर्क बहुत बड़ा है और हमने एक बहुत बड़े फर्क के अंतर को कम कर दिया है। उदाहरण के लिए मैं पहले आपको इतिहास में लेकर जाना चाहूंगा। जब हमारा मुल्क गुलाम था और ब्रिटेन की यहाँ पर हुकूमत थी, तब जो ब्रिटेन के रेस्टोरेंट हुआ करते थे या बड़े होटल्स हुआ करते थे, उसमें बड़ा साफ लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इनसाइड। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। आज जब ब्रिटेन की बड़ी कंपनियां हो, अमेरिका की बड़ी कंपनियां हो, चाहे नासा हो, वो भारतीयों को बुलाते हैं अपने यहाँ नौकरी देने के लिए। लेकिन ये बदलाव कैसे हुआ? इस बदलाव के पीछे एक लंबा संघर्ष है। आप 1950 से लेकर 1980 तक की हमारी अर्थव्यवस्था को देखोगे तो वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। 1991 में एक उदारीकरण का दौर आया, जब फॉरेन जो कंपनीज थी उनको इन्वेस्ट करने के लिए उस समय बुलाया गया और उसके बाद चीजें बदलती गई। 2025 की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर में हमने महारत हासिल की है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, सेवा क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल में और कई सारे क्षेत्रों में। 1974 का वो दौर भी आपको ध्यान में होगा जब पहला परमाणु परीक्षण हमने किया था। इसके अलावा इसरो का गठन, चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन। फिर 2014 में मंगल ग्रह पर सफल मिशन हमने किया, 5G नेटवर्क की शुरुआत की। स्वास्थ्य सेवाओं में जब कोविड-19 में जब पूरी दुनिया की मेडिकल क्षेत्र चरमरा गए थे, तब हमने कई मुल्कों को दवाइयां सप्लाई की। स्कूलों में भी बहुत ज्यादा आईटी अगर हम बात करें, इसके अलावा एम्स जैसे जो शिक्षण संस्थान है उसमें बहुत ज्यादा हमने टेक्नोलॉजी में भी बहुत लंबा काम किया। लेकिन अब इस फर्क को समझना पड़ेगा कि आखिर विकसित देश और विकासशील देश में फर्क होता क्या है। सब कुछ तय करता है प्रति व्यक्ति आय, यानी अगर उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है तो वो विकसित देश है और अगर निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है तो वो विकासशील देश है। अब विकसित देश कौन से हैं? अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और विकासशील देशों में भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। आज की तारीख में हम दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है। हमने जापान को पीछे कर दिया। जापान जिसके लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसको हमने पीछे करके हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 2027 तक हमारा लक्ष्य है कि हम जर्मनी को पीछे करेंगे और जर्मनी को हम पीछे कर देंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन देंगे। एक रोड मैप हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया है और उस रोड मैप के जरिए ही 2047 तक जो भारत है वो एक विकसित जो राष्ट्र है वो बन जाएगा। जी नैना, देखिए, विकसित राष्ट्र बन जाएगा और जिस गति के साथ, जिस तेजी के साथ में इस समय भारत अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आता है, उसमें कोई दो राय नहीं कि हम वो लक्ष्य जल्द ही पूरा भी करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आखिर आने वाले वक्त में ऐसा नहीं कि सब कुछ गुडी गुडी है, चुनौतियां भी बहुत ढेर सारी हैं। उन चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा, उन कमियों को भी ध्यान में रखना होगा। किसी भी देश के लिए कहा जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण, आपने कहा कि पर कैपिटा इनकम जो व्यक्तिगत आय है वो तो हमें ध्यान में रखना ही है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज हैं आखिर उस पर हम उन तमाम पैमानों पर कहां पर खरे उतरते हैं, ये जरूर देखने वाली बात है। अगर एक नॉर्मल किसी व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की अगर जरूरत की बात करें तो बहुत बेसिक सी चीजें कही जाती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज के वक्त में ये कहा जाए कि उसके साथ ही बहुत जरूरी है शिक्षा का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना। दूसरी बात, मेडिकल के क्षेत्र में हम अपने आप को कितना मजबूत करते हैं। भारत की जो सबसे
मजबूत एक पहचान रही है हमेशा से कृषि प्रधानता की, कृषि प्रधान देश अगर जिसे कहा जाता है, कि अभी भी उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर उन्हें सुधार की बहुत जरूरत है। देखिए अभी हम मौजूदा वक्त में 2025 में है, अगर 2047 यानी कि आजादी के जब 100 साल भारत को पूरे होंगे तो अभी, हाँ अब 22 साल के बाद में अभी भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये कहा जाए कि बहुत छोटा भी नहीं है। हमें बहुत सी चीजों को जरूर ध्यान में रखने वाली बात है। आखिर हम किन देशों को विकासशील देश मानते हैं और किन देशों से अपना कंपटीशन मानते हैं, हम अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, क्या आने वाले वक्त में 2047 तक हम ये चाहते हैं कि हम अमेरिका के जैसे अपने आप को एक अलग रूप में बनाएं, हम चाहते हैं कि जापान जैसी तमाम टेक्नोलॉजीज या फिर यहाँ के युवाओं को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग वे में चाइना का अपना एक अलग बहुत भूमिका रहती है, क्या उस रूप में हमें बनाना है। अगर इन तमाम चीज़ों को भी देखें तो मुझे लगता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभी भी बहुत ज़रूरत हो जाती है शिक्षा पर फोकस करने का, क्योंकि जो शिक्षा नीतियाँ हैं कई बार उस स्ट्रक्चर पर चर्चा होती है कि अभी भी हम लोग स्कूली या फिर कॉलेज में जो शिक्षा देते हैं वो काफ़ी हद तक आउटडेटेड है। मौजूदा वक्त में अगर हम कई विदेशी स्कूली शिक्षा प्रणाली को देखें तो वो काफ़ी हद तक आगे हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि आईटी के क्षेत्र में अभी भी इंडिया जो है अपना लोहा मनवाता है। अमेरिका जैसे जो बड़े देश हैं वो भी आईटी वे में भारत पर ज़रूर एक तरह से उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन अभी भी मौजूदा स्थिति में अगर हम दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा देखते हैं वो होता है हेल्थ सेक्टर का, मेडिकेशन का। भारत में बहुत अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन अभी भी उन पर भरोसा लोगों का नहीं होता। उनको लगता है कि अभी भी वो जो गुणवत्ता है उसमें बहुत कमी है। इस चीज को सुधार वो उसमें सरकारी जो हॉस्पिटल से उनकी गुणवत्ता की बात आती है। एम्स वगैरह जैसे सरीखे हॉस्पिटल्स को छोड़ दे तो बाकी जो दूसरे राज्यों के जो हॉस्पिटल है वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए लोग, लेकिन एम्स में भी बहुत कई महीनों की वेटिंग होती है, क्योंकि बेहतरीन हॉस्पिटल, एकमात्र हमारे पास बेहतरीन हॉस्पिटल अगर मैं कहूं कि यूपी बिहार और देश के अलग अलग कोने से लोग, यहां तक कि अगर कोई बड़ा से बड़ा मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो वो भी अपना चेकअप कराने एम्स जाते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसे हॉस्पिटल देश में और ज्यादा होने चाहिए, या फिर जो राजकीय हॉस्पिटल है उनको इतना बेहतर बनाया जाना चाहिए कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़कर वहां जाएं। देखिए आप सब जो डिस्कशन कर रहे हैं उस पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट जो है वो ये है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलप्ड नेशन। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप गूगल कर लें, आप अलग अलग वेबसाइट्स पे चले जाएं, आप अपने अलग अलग देशों की अगर बात करें तो सबकी डेफिनेशन अलग है। सबसे पहले हम डिसाइड कैसे करते हैं कि एक नेशन डेवलप्ड है। मान लीजिए आशीष ने कहा कि एक कंट्री की पर कैपिटा जो इनकम है उसके अनुसार जो है ये तय होता है कि ये कंट्री जो है वो डेवलप्ड नेशन है। फिर नैना ने बोला कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इससे ये तय होगा कि ये कंट्री जो है वो डेवलप्ड नेशन है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं कहूँ भारत जैसा देश जहाँ पर अमीरी और गरीबी में अंतर बहुत ज्यादा है, तमाम ऐसी नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही रिपोर्ट्स ये बात कहती हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बड़ी है। ये बात हम देखते हैं हर साल जब बजट भी पेश किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं कि जब वित्त मंत्री पूरा जानकारी देती है बजट के बारे में तो पर कैपिटा इनकम के बारे में भी जानकारी देती है। लेकिन पर कैपिटा इनकम का एवरेज इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो उतनी प्रोपेंसिटी से, मैं ये नहीं कह रही गरीब हो रहा है, लेकिन उतनी प्रोपेंसिटी से उसकी इनकम 80 करोड़ लोगों को अगर सरकार मुफ्त भोजन दे रही है तो इसके मायने यही है कि वो भोजन खरीदने के लिए नहीं, इससे मैं डिनाई करूंगी क्योंकि आई विल नॉट टेक नेम्स। योजना थी जिसको सरकार नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, खत्म हुए भी तो 2 साल से ज्यादा का वो इसलिए था क्योंकि जो फैमिलीज हैं वो धीरे-धीरे स्टैब्लिश। इस पर 2 पहलू है। एक बात जो विवेक आप भी कह रहे हैं और आशीष आप भी कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो पुअर से मिडिल क्लास में आई, ठीक है, वो अभी भी उसका लाभ उठा रहे। पीएम ने खुद अपने संबोधन में ये बात कही है, हाँ, कि उन्हें गरीबी से बाहर जब निकाला गया तो अभी भी वो उसका लाभ उठा रहे ताकि उन्हें एक हेल्प मिल जाए, एक बूस्ट मिल जाए कि वो दोबारा गरीबी में ना आ जाए। यानी कि अगर वो मिडिल क्लास में आ गए हैं, लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं, तो वो फिर से गरीबी यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में ना चले जाए। तो ये कहना कि 80 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है वो बीपीएल है या फिर आर्थिक रूप
रूप से बहुत कमजोर है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत मिडिल क्लास जो है, बहुत पर्सनली मैं जानती हूँ कि वो मिडिल क्लास है और वो मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इसलिए ताकि वो गरीबी रेखा में ना जाए। तो अभी भी मुझे लगता है डेवलप्ड नेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, 2047 तक हम इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसकी ओर काम कर रहे हैं। लेकिन ये इनकम के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, गोवा का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सबसे ज्यादा भारत में जो पर कैपिटा इनकम है वो गोवा की है, और वहां पर इसके पर कैपिटा इनकम होने के साथ साथ वहां पर अमीरी और गरीबी में इतना अंतर नहीं है, यानी कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है फोकस करना पड़ेगा। इकोनॉमी में एक टर्म यूज की जाती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसके तहत ये फ्री राशन जो है वो दिया जाता है। इस पर फोकस अगर हम करेंगे तो आई थिंक हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लिविंग बेहतर मुझे लगता है पलक ये भी समझना चाहिए कि आखिर वो गरीबी की भी जो परिभाषा है आज के डेट में हम उन्हें किस रूप में देखते हैं। गरीबी आखिर गरीबी का क्या लेवल होता है आशीष, कि आखिर गरीबी के कई मायने हैं, हर कोई अपने हिसाब से लगता है कि वो गरीब गरीब है। है। कई बार आप Yes. जो अपने खुश से नहीं ऊपर है आज वाले की को डेट में तो देखें वो भी कहता है तो मैं बहुत वो भी गरीब गरीब है। आप, मैं बड़ा सीधा सा उदाहरण देता हूँ, बड़ा अच्छा एक ऐड था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वो ऐड किस कंपनी का था। एक आदमी साइकिल से चलता है, जब वो साइकिल से चलता है तो उसके बगल में एक मोटरसाइकिल वाला आता है, उसे लगता है कि वो गरीब है। ठीक उसी समय उसी रेड लाइट पर एक बड़ी सी कार खड़ी होती है, मान लीजिए वो ऑल्टो टाइप कार है, वो उसको देख के लगता है कि गरीब है। ऑल्टो वाला बीएमडब्ल्यू को देख के लगता है कि वो गरीब है। जब बीएमडब्ल्यू आगे क्रॉस करके जाता है तो वहां से एक प्राइवेट जेट उड़ता है, प्राइवेट जेट वाले को लगता है कि नहीं वो बीएमडब्ल्यू वाले को कि वो गरीब है। प्राइवेट जेट वाले जब किसी पीएम को देखते हैं तो उसे लगता है यार मैं गरीब हूं, और जब पीएम उसी साइकिल वाले को देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार ये जिंदगी हमें चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा है, वो ऐड था, मुझे ऐड का नाम ध्यान में नहीं आ रहा। ये समीकरण है, ये चक्र है कि कोई खुश नहीं रह पाता। अगर आप खुश रह लोगे जो आपको ये तो मिला ह्यूमन उसी में। टेंडेंसी हो हाँ। जाती है कि आपको ठीक है हमेशा महत्वाकांक्षाएं उस रूप में होती है, जब आप हर चीज को पा लेते हैं तो फिर आप फिर से एक बार रिवर्स की तरफ अपनी आपके गाड़ी घर में लेकर कितने जाने की बड़े कोशिश इंच का करते टीवी हैं। है उस वो मायने नहीं रखता, पड़ोसी कितने बड़े इंच का टीवी लेकर आए ये ज्यादा मायने रखता है। खैर मेन चीज यही हो जाती है कि आखिर गरीबी ये की बेसिकली परिभाषा क्या हो चैलेंजेस जाती की है। बात है। अगर हम अमीरी और गरीबी पे चर्चा करेंगे तो चर्चा बहुत हाँ, लंबी हो जाएगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस करना बहुत सारी चीजें आया हमें लिस्ट, लेकिन जो मैं ओवरऑल कहना चाह रहा था, जिस पर फोकस करना चाह रहा था, वो ये था कि भाई एक डेवलप्ड नेशन की परिभाषा क्या है। उसमें कई सारी चीजें आई। एक फैक्ट ये है कि भारत में लगभग 2.25 लाख है पर कैपिटा इनकम। अमेरिका जैसे विकसित देश में, डेवलप्ड नेशन में 71 लाख है पर कैपिटा इनकम। तो वो जो 71 लाख बहुत फासला है वो लंबा तय गैप करना है। होगा आपको 22 साल में, कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 70-80 लाख रुपए पर व्यक्ति हो आपके 2047 तक। तो ये एक चैलेंज जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप इकोनॉमी में बात करें तो सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आप चाइना से बहुत पीछे हैं, तो उसको compete करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। कृषि का योगदान जीडीपी में कम नज़र आता है, आमतौर पर 2 से 5%, उसको मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत औद्योगिकी और तकनीकी आधार, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और नवाचार पे आपको जोर देना पड़ेगा। HDI जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं, जिसमें कि आपका जीवन प्रत्याशा यानी कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ कितनी है, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है। विकसित देशों में जो है वो 0.8 से ऊपर होती है, नॉर्वे में 0.9 है। अगर हम ये अगर इसकी बात करें तो HDI की बात करें तो नॉर्वे में 0.961 है, स्विट्जरलैंड में 0.962 है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, उच्च साक्षरता दर लगभग 99% और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 प्लस है। हमें 60 प्लस में अभी हम फाइट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ 20 वर्ष उधर आगे नहीं जाना है, 20 वर्ष इधर भी आगे जाना है। इधर भी कोशिश करनी है कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाएं। इसके अलावा अगर आपके देश में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग नहीं है, सड़कें बहुत ज़बरदस्त नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी। आपको हाई स्पीड रेल चाहिए, आपको बहुत सारे हवाई अड्डे चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, आपको सोलर और ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज चाहिए। फिर आती है बारी कि आपको क्लीन वाटर चाहिए, हर व्यक्ति को पावर चाहिए, इंटरनेट की उपलब्धता चाहिए जिससे कि गांव-गांव में डेवलपमेंट पहुंच सके। फिर आती है कि कम गरीबी दर होनी चाहिए, मजबूत सामाजिक सुरक्षा जिसमें हेल्थ केयर, बेरोजगारी लाभ यानी कि भत्ता और पेंशन की जो है वो उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद लैंगिक समानता होनी चाहिए, कम आय असमानता जो जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी आप, वो नहीं होनी चाहिए, आमतौर पर 0.3 से कम होनी चाहिए। फिर आता है टिकाऊ विकास और हरित ऊर्जा का उपयोग, ग्रीन एनर्जी जिसकी बात हमने की। इसके बाद आता है स्थिर शासन और
संस्थान, मजबूत कानूनी और लोकतांत्रिक व्यवस्था, कम भ्रष्टाचार यानी कि ट्रांसपेरेंसी और प्रभावी प्रशासन और नीतिगत स्थिरता। तो ये तमाम चीजें अभी अचीव करनी है आपको। ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी और आगे जाना है। करप्शन जो है निचले लेवल पर अभी भी जो है वो कई जगह निचले पर- क्या ऊपर भी लेवल पर हाँ, है। कई नीचे जगह से ही कई पैसा जगह। तो ऊपर जाता है। कई जगह है वो आपको देखने को मिलता है। हालांकि जब से ये डीबीटी आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना आई कम हुआ है, है। तब से कम हुआ है। लेकिन गांव में अभी भी ये स्थिति देखी जाती है कि भैया हम आपका फलाना योजना पास करा देंगे, हम आपको फलाना योजना में नाम डलवा देंगे, तो आपको इतना रुपया आप हमें दे दीजिएगा, पर मंथ देना पड़ेगा। हाँ पर मंथ दे दीजिएगा या एक मुश्त दे दीजिएगा, हम आपका होम घर का वो करवा देंगे, राशि पास करवा देंगे, तो आप हमें ग्रामीण उसमें इलाकों में ऐसा बहुत 20,000 होता है रुपए अभी दे दीजिएगा। मैं खुद एक झारखंड के गांव से आता हूँ, मैं जानता हूँ वहां पर भी कई बार मैं ऐसे डिमांड सुनता हूँ। और लोग दे भी इसलिए देते हैं चूंकि उसको वो जाहिर भी नहीं करते, बताते भी नहीं किसी को, चाहते हैं कि भाई 20,000 रुपए देने के लिए मना करूंगा, 2.5 लाख रुपए फंस जाएगा, जो घर के लिए मिलने वाला है 4.5 लाख रुपए फंस जाएगा। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये आनी बहुत जरूरी है, और जब तक ये सब मिलकर हम नहीं सोचेंगे तब तक ये बड़ा मुश्किल है कि हम इसको अचीव कर पाए। एक दो चीजें इसमें और कि अब हमें चाहिए क्या क्या। 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। हम अभी लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर स्टैंड कर रहे हैं, मतलब 250 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको हर साल अभी से लेकर 2047 तक 8 से 10% जीडीपी पर ईयर की आवश्यकता होगी। आपका एक्सपोर्ट जो है $8.67 ट्रिलियन होना चाहिए, और इंपोर्ट जो है वो $12.12 ट्रिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद है, यानी कि आपको यहां तक ले जाना होगा। आपकी जीवन प्रत्याशा को 71.8, जो कि वर्तमान में 67.2 है पूरे भारत की अगर बात करें, उसको आपको बढ़ाना होगा। अभी वर्तमान में भारत की साक्षरता दर 77.8 है, आपको बढ़ाकर 89.8 करना पड़ेगा। युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों पर विशेष फोकस देना होगा ताकि समावेशी विकास हो। महिला श्रम भागीदारी को 40-50% बढ़ाना होगा, और 20 करोड़ नए युवाओं को कार्यबल में शामिल करना होगा। तो ये चैलेंजेस हैं, जब तक आप इसको अचीव नहीं करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं पिछले 10 साल में वो इसी ओर नजर आती हैं, चाहे यूथ को आपको इन्वॉल्व करना हो, महिलाओं को और ज्यादा इन्वॉल्व करना हो, स्किल इंडिया, स्किल, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें ऐसा लगता है कि भारत के युवाओं को वो पुश कर रहे हैं कि भाई आप लोग भी आगे बढ़े। स्टार्टअप में जिस तरह से हम लोग आगे आए Brain drain हैं, now यूनिकॉर्न यहीं पर में जो जिस तरह से आगे आए हैं, ब्रेन ड्रेन को रोकने में जिस तरह से आगे आए हैं, तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर काम हो रहा है। तो लेकिन चैलेंजेस पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह है, बिल्कुल है। उसे अचीव करना एक बड़ा टारगेट है। अब मुझे लगता है कि ये टारगेट जो है वो हम लोग पूरा भी कर लेंगे। और बिल्कुल 2047 में जो लक्ष्य है, चूंकि अभी हम लगातार देख रहे हैं कि 2014 में अगर हम बात करें तो हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे, लेकिन 2025 की बात करें तो आज हम चौथे नंबर की इकोनॉमी है। तो इस बात से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 2 सालों में हम जर्मनी को तो बीट कर देंगे और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। 2047 में जो लक्ष्य हमारे सामने रखा गया है, जो प्रधानमंत्री ने देखा है कि हम एक विकसित भारत बनाएंगे, वो हम सब मिलकर, आप सबकी सहभागिता से ये सुनिश्चित है। हौसले की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, और देश को विकसित बनाने के लिए एक मजबूत इरादे की जरूरत है। इसी के साथ इस न्यूज रूम में इतना